अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोलॉजी की, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। हमने इससे पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी जेनेटिक्स का जो पोर्शन लगभग वो पूरा कवर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम ये स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 इकोलॉजी 12th क्लास का। कोशिश करते हैं समझने की इकोलॉजी क्या है। बेसिकली हम देखते हैं इन नेचर ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव ओनली इन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट्स where they interact with each other and are influenced by a whole complex of environmental factors। देखिए इसको समझते हैं हम कहते हैं नेचर में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रहते हैं एक खास इन्वायरमेंट में जो उनके मवाफिक होता है। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। सपोज जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो वाटर में ही रहते हैं, वो लिविंग थिंग्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट में ही रह पाते हैं, वो किसी वाटर बॉडी में नहीं रह पाएंगे, या वो किसी ग्रासलैंड में या किसी और एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएंगे। तो वही हमने कहा कि नेचर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव करते हैं एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट्स में। अब वहां पे क्या करते हैं, जो किसी लिविंग थिंग का एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट है, सपोज जो लिविंग थिंग रहते हैं फॉरेस्ट में, अब इस लिविंग थिंग का एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो है वो फॉरेस्ट है, वहां पे देखिए क्या करता है, ये वहां पे इंटरेक्ट करता है विद अदर ऑर्गेनिजम्स। वहां पे इसके साथ जो बाकी लिविंग थिंग्स रहते हैं, एक लिविंग थिंग रहता है फॉरेस्ट में, इसके साथ रहने वाले जो बाकी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ ये वहां पे इंटरेक्ट करता है। ऐसी अगर कोई लिविंग थिंग रहता है किसी वाटर बॉडी में, सपोज किसी पॉन्ड में या किसी लेक में, वहां पे रहने वाले जो बाकी लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्शन जो है इनकी बाकी लिविंग थिंग्स के साथ ये हो सकती है सपोज इन टर्म्स ऑफ फूड। कोई एक एनिमल को खाता है, कोई दूसरे को, कोई तीसरे को, या लाइकवाइज कोई लिविंग थिंग कोई पर्टिकुलर गैस या पर्टिकुलर केमिकल रिलीज करता है जिससे किसी और लिविंग थिंग को फायदा या नुकसान पहुंच सकता है। तो इंटरेक्शन जो है ये इस तरीके से हो सकता है। अब हमने कहा इंटरेक्ट करता है वहां पे एक दूसरे के साथ एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय होल कॉम्प्लेक्स ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स। वहां पे जिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स रहते हैं वहां पे उन पे असरअंदाज होता है। A complex of environmental factors में यह आएगा, सपोज किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, अब उस एनवायरनमेंट में वहां पे कितनी सनलाइट है, सनलाइट कितने टाइम तक रहती है, वहां पे टेम्परेचर कितना है, वहां ह्यूमिडिटी कितनी है, वहां जो विंड की जो स्पीड है वो कैसी है, ये सब फैक्टर्स जो है, ये सब चीजें जो है वो असरअंदाज होते हैं उस अंदाज होते उस एनवायरनमेंट में रहने वाले लिविंग थिंग्स पे। तो जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स है लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन बाकी लिविंग थिंग्स के साथ, और इंटरेक्शन वहां पे जो उनके इंटरेक्शन पे जो असर अंदाज होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब मिलके जो है ये चीज जो है, इससे एक चीज हमें आगे निकलती है, वो निकलती है इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी है इसमें यही चीज आता है, दैट इज इंटरेक्शंस। इसको हम डिफाइन करते हैं इकोलॉजी को, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोसाइंस which deals with interactions of an organism with its environment। यानी इकोलॉजी में हम ये देखते हैं, ये बायोसाइंस का वाला ब्रांच है जहां पे ये पढ़ते हैं एक लिविंग थिंग जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहता है वहां पे ये कैसे इंटरेक्ट करता है, इसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं इसके एनवायरनमेंट के साथ। जैसे मैं ऊपर कहा, ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ये पहले इंटरेक्ट करेगा अपने दूसरे फेलो लिविंग बीइंग्स के साथ, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, और उसके बाद उनकी जो इंटरेक्शन है इस पे असरअंदाज होते हैं वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कुल मिला के जब हम इन इंटरेक्शंस को पढ़ते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोसाइंस को जहां हम पढ़ेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स टोटल एनवायरनमेंट, उस ब्रांच ऑफ बायोसाइंस को हम नाम देते हैं इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी है ये बेसिकली बना है दो वर्ड से, वन इज ओकस, second is logos, it means home, and that study of home, that is study of environment of an organism। जहां तक बात करें इकोलॉजी टर्म की यूजेज की, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया एक जर्मन साइंटिस्ट ने, उसका नाम था अर्नेस्ट हैकेल 1869। लेकिन कुछ ऑथर्स कहते हैं कि जो इकोलॉजी है इसको पहली बार यूज करने वाला शख्स जो था वो रीचर था, उसने इसको 1865 में यूज किया। लेकिन वो कहते हैं उसने इसको यूज किया
इन रेफरेंस टू इंटरेक्शन ऑफ एनिमल्स विद एनवायरनमेंट, यानी उसने वहां पे ज्यादातर एनिमल्स के बारे में कहा कि एनिमल्स जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल हमारे लिए ये चीज है, जो टर्म इकोलॉजी है उसको सबसे पहले यूज किया अर्नेस्ट हैकर ने। अब एक और बात है, क्योंकि इकोलॉजी में हम क्या देखते हैं, इकोलॉजी जो है क्योंकि इस पे हम पढ़ते हैं अबाउट रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट। तो पहले में हमने कहा, ऊपर भी हम ये कहते आए हैं कि यहाँ पे इस ब्रांच ऑफ बायोसाइंस में हम देखते हैं रिलेशनशिप्स या इंटरेक्शंस एक लिविंग बीइंग के अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे हैं। तभी इसको कुछ लोग एक और नाम से जानते हैं इकोलॉजी को, दैट इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है, ये इन दो टर्म्स को हम यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, कभी इसके बदले ये कभी इसके बदले, यानी हम बोलते हैं इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये लगभग सेम चीजें हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इकोलॉजी है क्या चीज। जैसा हमने आपसे कहा, इकोलॉजी में बेसिक चीजें, बेसिक दो टर्म्स हैं जिनसे हमें सामना होता है, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट। देखते हैं ये टर्म्स है क्या बेसिकली। अगर हम पहले हम देखिए ऑर्गेनिज्म क्या चीज है। जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम कहते हैं इट्स अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। इकोलॉजिकल साइंस में, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो बेसिक यूनिट है स्टडी के लिए वो ऑर्गेनिज्म है। देखिए जैसे कभी हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, कभी मॉलिक्यूल्स के बारे में, कभी बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कभी सेल्स के बारे में, कभी फिर ऑर्गेन्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में। तो यहाँ पे इकोलॉजी की जो स्टडी है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, फिर आगे चल के पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम वगैरह वगैरह। अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है बेसिकली, इट्स ऑर्गेनिज्म जो है इट इज इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सपोज अगर किसी एरिया में ह्यूमंस रहते हैं, हजारों लाखों इंसान रहते हैं किसी जगह पे, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो इन सब इंसानों में से एक इंसान ये ऑर्गेनिज्म है। किसी एरिया में जहां पे रैट्स रहते हैं, हंड्रेड्स की तादाद में अगर जो रैट्स रहते हैं उनमें से एक रैट एक ऑर्गेनिज्म है। किसी एरिया में ग्रो करने वाले जो बहुत सारे पॉपुलर ट्रीज हैं, इनमें से एक पॉपुलर ट्री जो है वो बनाएगा एक ऑर्गेनिज्म। तो वही हमने यहां कहा, ऑर्गेनिज्म जो इट्स इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इस ऑर्गेनिज्म लेवल पे हम क्या कोशिश करते हैं समझने इकोलॉजी में, हम ट्राई करते हैं टू अंडरस्टैंड द फॉर्म, इस ऑर्गेनिज्म की फॉर्म यानी शक्ल सूरत कैसी है, इट इज फिजियोलॉजी, यानी इसकी जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसे हो पाते हैं इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। इसका बिहेवियर, यानी बिहेवियर में जब सपोज ये चीज आएगा, ये कितने टाइम तक सन में रहता है, कितने टाइम तक शेड में रहता है, कितने टाइम तक रेस्ट करता है वगैरह वगैरह, या कब निकलता है शिकार करने, कब निकलता है खाना खाने वगैरह, ये आएगा बिहेवियर में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इस हैबिटेट में ये कहां पाए जाते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक्वेटिक बॉडी है, लेक, वाटर बॉडी है, पोंड है, तो ये पोंड के सरफेस पे रहता है कि या पोंड के बॉटम पे, या फ्लोट करता रहता है ऊपर से नीचे, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। एंड एडॉप्टेशन, और इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए इसने खुद को कैसे अडॉप्ट किया, उसने अपने अंदर कौन से एडॉप्टेशन लिए जो इसको मदद करते हैं इन रहने में इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अब एक और चीज, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंटरब्रीड करते हैं आपस में टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो इसको मिला के हम ऐसे ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ऐसे ग्रुप को हम नाम बोलते हैं स्पीशीज। जैसे दुनिया के सारे ह्यूमन बीइंग्स एक स्पीशीज, होमो सैपियंस। इकोलॉजी जो है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है ये कैसे अडॉप्ट हुआ है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। सपोज जो ऑर्गेनिज्म रहता है फॉरेस्ट में, ये फॉरेस्ट में अडॉप्ट कैसे हुआ है, या जो ऑर्गेनिज्म रहता है किसी ग्रासलैंड में, ये वहां पे अडॉप्ट कैसे हुआ है। अब जो इसकी अडॉप्टेशन देखते हैं एनवायरनमेंट में, ये हम देखते हैं नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, यानी ये वहां पे कैसे जिंदा रहता है, नहीं, बल्कि हम ऐसे देखते हैं बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। हम ये भी देखते हैं कि जहां पे ये लिविंग थिंग जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में रहता है, वहां हम ये सिर्फ ये नहीं देख पाते कि ये वहां पे जिंदा कैसे रह पाता है, नहीं, बल्कि हम यहां पे ये भी देखते हैं हाउ इन दिस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस। हम ये देखते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं वक्त के साथ साथ
जब एक ऑर्गेनिज्म रहता है किसी एनवायरनमेंट में, तो जब उसको वहां पे खासा वक्त, खासा टाइम हो जाता है रहते रहते, तो वक्त के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ नेचुरल सेलेक्शन हो जाती है और उसमें कुछ एडॉप्टेशन इवॉल्व हो जाती है जो उसका वहां पे सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ऑप्टिमाइज, यानी मैं कहूंगा आसान कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है उसके अंदर कुछ अडॉप्टेशन हो जाती है, कुछ नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है, उनकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो रहना है वो आसान हो जाता है, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट की। जो एनवायरनमेंट है हम उसको डिफाइन करते हैं सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो सराउंड करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, यानी वो तमाम बायोटिक, जिंदा और एबायोटिक, यानी जिंदा और जो मैं कहूंगा जो जिंदा नहीं है, एबायोटिक चीजें जो एक लिविंग थिंग के इर्द गिर्द होती है और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जब हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म को क्या उसके सराउंडिंग में क्या होता है, सपोज यहां देखिए इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो है इसके एनवायरनमेंट में आएगा पहले दूसरे फेलो ऑर्गेनिज्म। सपोज अगर एक इंसान है या अगर कोई प्लांट है तो इसके सराउंडिंग में और कौन कौन से लिविंग थिंग्स और कौन से और प्लांट्स और कौन से और एनिमल्स रहते हैं, तो ये भी इसके एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेगा। और इसके साथ सपोज अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्टार से यहां पे हमने निशान मारा है, तो ये ऑर्गेनिज्म इसके एनवायरनमेंट में आएगा बाकी ऑर्गेनिजम्स, बाकी प्लांट्स, बाकी एनिमल्स जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, और वहां का उस एरिया का वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का लिथोस्फीयर, वहां का हेड्रोस्फीयर। तो ये तीन चीजें, यानी बाकी ऑर्गेनिजम्स जो उसके इर्द गिर्द होते हैं और एटमॉस्फेयर, हेड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो है ये मिलके बनाता है उस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट चीजें होते हैं, जो डिफरेंट फैक्टर्स होता है, दीज फैक्टर्स दे कैन एक्ट एज ए रिसोर्स और दे कैन एक्ट एज ए रेगुलेटरी फैक्टर। कोशिश करते समझने की रिसोर्स क्या है और रेगुलेटरी फैक्टर क्या है। रिसोर्स ऐसे मान के चले, अगर सपोज कोई लिविंग थिंग रहता है किसी एरिया में, वहां ये फीड करता है किसी प्लांट पे या किसी एनिमल पे, तो जो ये प्लांट या एनिमल जिस पे ये पर्टिकुलर एनिमल फीड करता है ये इसके लिए रिसोर्स बन गया। अब रेगुलेशन में ऐसे समझ लीजिए जो उसको कंट्रोल करता है। अगर किसी एरिया में हमारे पास किसी फॉरेस्ट में सपोज डियर्स भी हैं और टाइगर्स भी हैं, तो जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो डियर्स की पॉपुलेशन को किसी खास नंबर से आगे बढ़ने नहीं देगी, यानी वो इनके ओवरऑल ग्रोथ रेट को, ओवरऑल नंबर को कंट्रोल करेंगे, तो वो रेगुलेटर। तो यहां पे जो टाइगर है उसने एक्ट किया एज ए रेगुलेटर, एज ए रेगुलेटरी फैक्टर फॉर दिस डियर्स। तो एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट चीजें होते हैं, जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है, वो होते हैं इंटरलिंक्ड, उनका ये इससे जुड़े होते हैं, एंड इंटरडिपेंडेंट, लिंक होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में वो इंटरेक्ट करते हैं एट डिफरेंट स्पेशियल एंड एट डिफरेंट टाइम स्केल्स। देखो वो क्या होता है, डिफरेंट स्पेशियल यानी जगह एंड डिफरेंट टाइम स्केल। देखो क्या होता है, अगर हम बात करें एक बैक्टीरिया जो रहता है सॉइल में, सिंगल बैक्टीरिया, ये इंटरेक्ट करेगा विद फ्यू क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, उसके साथ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा। इसके बरक्स जो बड़े साइज का जो ट्री है वो इंटरेक्ट करेगा एक बड़े एरिया के साथ। तो ये स्पेशल का मामला मान के चले आप। अगर हम टाइम स्केल की बात करें, टाइम स्केल में हम देखते हैं कुछ लिविंग थिंग्स जो होते हैं, सपोज अगर फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करें, उनकी जो हाइट है, उनकी जो शक्ल सूरत है, वो कुछ ही कम ही टाइम में पहले एक सूरत होती है फिर चेंज हो जाती है। उसके बरक्स अगर हम बात करें उन प्लांट्स की जो रहते हैं फॉरेस्ट में, तो जो उनकी शक्ल सूरत है, जो उनका फॉर्म है, वो शेप है, वो बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है। तो ये हुआ टाइम स्केल में इंटरेक्शन। अब एनवायरनमेंट जो वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट डिफरेंस जो होती है। जो एनवायरनमेंट जो है, मैं आपसे कह रहा हूं, ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी। जो एक्टिविटीज होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की वो इफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर को, यानी जो टॉप सॉइल की जो लेयर्स होती है उस पर असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनिज्म।
हेड्रोस्फीयर में यानी वाटर बॉडीज जो होती हैं, जो हमारा वाटर कवर है, उस पर असरअंदाज होते हैं ऑर्गेनिज्म, और एटमॉस्फेयर जो है इस पे इंटरेक्शन होता है, इस पे इफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म। ये जो इफेक्ट ये कैसे होता है? ये होता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। यानी कुछ चीजें, सपोज कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोज होकर उसकी जो बॉडी के कंपोनेंट्स थे वो सॉइल में चले जाते हैं, या अगर कोई लिविंग थिंग जो है, कहीं पे कोई ट्री है वाटर बॉडी के नजदीक, उसके लीव्स फॉल हो जाते हैं, या वो कोई प्लांट जो है वो मतलब पड़ जाता है, वो मर जाता है, या एनिमल्स मर जाते हैं, तो दे कैन बी ब्लोन बाय विंड्स और बाय फ्लोइंग वाटर्स इन द वाटर बॉडी। तो ऐसे जो है देयर इज एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन लिथोस्फीयर, बिटवीन इस तरीके से जो है एक ट्रांसफर होता है मैटर का और एनर्जी का बिटवीन दिस लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और इस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म जो वो इफेक्ट करता है इन तीनों कंपोनेंट्स को बाय एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो ये ब्रीफली है आपका ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपने देखा जो ऑर्गेनिज्म है इट्स बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी, और जो एनवायरनमेंट है इट्स सम टोटल ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स दैट सराउंड and influence an organism.